हेलो फ्रेंड, आज का हमारा क्लास बीए फिफ्थ सेमेस्टर का इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन को लेकर है। आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। स्विट्जरलैंड के नागरिकों को कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है? स्विट्जरलैंड के नागरिकों को कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है? ये देखिए, ये गरिमा नहीं होगा, मानवीय गरिमा। मानवीय गरिमा है, कानून के समक्ष समानता ये भी है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है। उपयुक्त सभी होगा। मौलिक अधिकार में जिन अधिकारों को रखा गया है ये भारत के संविधान में भी रखा गया है। कानून के समक्ष समानता 14 में दिया है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये आपको 19 में दिया गया है, और मानवीय गरिमा जो जीवन की स्वतंत्रता वाला अधिकार है अनुच्छेद 21, उसी में मानवीय गरिमा शब्द को जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 21, 14 और 19 जो है भारतीय संविधान के मूल अधिकार में वर्णित है, वही चीज जो है स्विस के मौलिक अधिकार में भी दिया गया है। आगे हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को छांटना हम लोग को। असत्य कथन कौन सा है? स्विट्जरलैंड में नागरिकों को संकट में सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, ये तो बात सही है। स्विस संविधान में बच्चों युवकों के लिए विशेष संरक्षण की व्यवस्था की गई, ये भी बात सही है। स्विट्जरलैंड में आपराधिक कृत्यों के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था की गई है, ये बात सही नहीं है। मृत्युदंड की व्यवस्था वहाँ नहीं है। स्विट्जरलैंड में नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। अभी यह मौलिक अधिकारों में इसको देखा जा चुका है। तो स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ नागरिकों को मृत्युदंड का अधिकार प्राप्त नहीं है, ये मृत्युदंड देने की व्यवस्था नहीं है। जो ये प्रश्न जो है क्या है, यही वाला ऑप्शन इसका गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्विस संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा नागरिकों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया? प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 18 नहीं दिया गया, अनुच्छेद 20 नहीं है, अनुच्छेद 21 नहीं है, अनुच्छेद 19 में। यदि भारतीय संविधान के अंतर्गत देखा जाए तो शिक्षा का जो अधिकार है यह 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है, वह है अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जो जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार है, वहीं जो है शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है। तो वहाँ अनुच्छेद 19 है स्विट्जरलैंड के संदर्भ में, और भारत के संदर्भ में क्या है, 21 है। इन अनुच्छेदों को थोड़ा तुलना करके देखा जाएगा तो हमें क्या रहेगी, हमें ट्रांसपेरेंसी नॉलेज होगी और ज़्यादा समय तक याद भी रहेगी। स्विट्जरलैंड के नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त है? हमको पता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई हैं। इसी तरह की वहाँ की स्वतंत्रता में कौन कौन सी स्वतंत्रता है? तो विज्ञान की स्वतंत्रता, भाषा की स्वतंत्रता, विज्ञान की स्वतंत्रता, कला की स्वतंत्रता। तो ये जो है उपयुक्त सभी, भाषा की स्वतंत्रता, विज्ञान की स्वतंत्रता और कला की स्वतंत्रता। इसके संदर्भ में यदि भारत के संदर्भ में देखा जाए तो वहाँ ये तीनों प्रकार की स्वतंत्रता जो है भारत में नहीं है, बल्कि यहाँ पे दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को मीडिया की स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन सी स्वतंत्रता प्रदान की गई है? मीडिया की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया में प्रेस की स्वतंत्रता होता है। सेंसर व्यवस्था की प्रतिबंधित है, यह भी है। संपादकीय गोपनीयता की गारंटी प्रदान की गई है। उपयुक्त सभी। तो प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता में ये सारी चीजें। सेंसर व्यवस्था प्रतिबंधित है, यह भी है कि प्रेस की स्वतंत्रता में सेंसर नहीं लगाया गया, प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तो ये उपयुक्त तीनों प्रश्न जो है, तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को हम लोग को छांटना है। स्विस नागरिकों को सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता प्रदान की गई, ये बात सही है। स्विस नागरिकों को संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता मिली, ये भी सही है। स्विट्जरलैंड के नागरिकों को अपने देश के बाहर जाने का अधिकार प्राप्त नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। स्विस नागरिकों को जबरदस्ती देश से निष्कासित नहीं किया जा सकता, यह भी सही है। तो स्विट्जरलैंड के नागरिकों को अपने देश से बाहर जाने का अधिकार प्राप्त नहीं है, यही कथन क्या है, असत्य है।
स्विट्जरलैंड के देश के लोग अपने देश के बाहर भी जा सकते हैं, ये स्वतंत्रता में दिया गया है। भारत की जो अनुच्छेद 19 में जिन स्वतंत्रताओं की चर्चा की गई है, लगभग सेम टू सेम जो है इसकी स्वतंत्रता भी दी गई है। स्विट्जरलैंड के भी मौलिक अधिकार में इस तरह की स्वतंत्रता दी गई है। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किस देश में संघात्मक व्यवस्था क्या है, नहीं अपनाया गया है? स्विट्जरलैंड में संघात्मक व्यवस्था है, भारत एक संघात्मक व्यवस्था वाला देश है, अमेरिका भी एक संघात्मक व्यवस्था वाला देश है, लेकिन ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां संघात्मक न होकर शासन क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था उन देशों को कहा जाता है जहां का भौगोलिक क्षेत्र थोड़ी सी बड़ी हो और पूरा जो राज्य है, जो देश है, वह प्रांतों में बटा होना चाहिए। ठीक है, तो हमें स्विट्जरलैंड में कितने प्रांत हैं या कैंटन है, तो 23 हैं। भारत में कितने हैं, तो 28 हैं। अमेरिका में कितने हैं, तो 50 हैं। इस तरीके से इनमें कैंटनों की संख्या के आधार पर इनको क्या किया है, संघीय सरकार माना गया, संघीय व्यवस्था माना गया, सॉरी। अगला प्रश्न, स्विस संघ की घटक इकाइयों की संख्या। स्विस संघ, चूंकि स्विट्जरलैंड में संघात्मक व्यवस्था है, तो घटक इकाइयों की संख्या का मतलब जो है वहां राज्य कितने हैं। जैसे भारत के संदर्भ में कितने राज्यों की संख्या है, वही पूछ रहा है, या राज्य कहिए या वहां कैंटन कहिए। तो कैंटनों की संख्या जो है कितनी है, 23 है। इस कैंटनों की संख्या में दो प्रकार की कैंटन है, वहां पे जो कैंटन है वहां दो प्रकार की कैंटन है। एक जो है पूर्ण कैंटन है, और एक जो है अर्ध कैंटन है। पूर्ण कैंटनों की संख्या 20 है और अर्ध कैंटनों की संख्या 6 है। इस अर्ध कैंटन और पूर्ण कैंटनों की संख्या को मिलाकर कहा गया है 23 है। अर्ध कैंटन 6 है, 6 को पूर्ण करने के लिए उसकी संख्या 3 बनाई गई, तो कुल 23 है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, स्विस राज्यमंडल में प्रवेश करने वाला नया कैंटन कौन सा है? तो नए कैंटन का जो 23वां है वह है आरगाउ। आरगाउ जो है 23वां क्या है, 23वां कैंटन है जो स्विस राज्यमंडल में बना हुआ है। स्विस संविधान में संघीय शासन का प्रमुख तत्व है। संघीय शासन के प्रमुख, किसी भी देश की संघीय व्यवस्था कब कही जाएगी, जब वहां लिखित और कठोर संविधान हो, शक्तियों का विभाजन हो, उच्च सदन की इकाइयों में समान प्रतिनिधित्व हो। यदि भारत के संविधान के संदर्भ में यदि स्विस संघीय व्यवस्था को भारतीय संघीय व्यवस्था के साथ तुलना करके देखा जाए, तो भारत में भी एक लिखित संविधान है, कठोर के साथ साथ थोड़ा लचीला संविधान है, लेकिन इसी तरीके का संविधान है। शक्तियों का पृथक्करण है, संघ और राज्यों के मध्य में संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया है। भारत में उच्च सदन में इकाइयों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है, ये यूएसए में है। भारत में, जैसे भारत का उच्च सदन कौन सा है, तो भारत का उच्च सदन राज्यसभा है। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य से सदस्यों की संख्या समान नहीं है बल्कि असमान है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, संघीय संसद की द्वितीय सदन। संघीय संसद की द्वितीय सदन का मतलब उच्च सदन। ये उच्च सदन में पूर्ण कैंटन के द्वारा कितने प्रतिनिधि भेजे जाते हैं? हमें पता है कि जो स्विट्जरलैंड की संघ है उसमें दो प्रकार के कैंटन है, एक अर्ध कैंटन है, एक पूर्ण कैंटन है। पूर्ण कैंटनों की संख्या 20 है और अर्ध कैंटनों की संख्या 6 है। तो पूर्ण कैंटन जो है वो उच्च सदन में 2 सदस्यों को भेजते हैं। जितने पूर्ण कैंटन है वो 2 सदस्यों को प्रतिनिधि नहीं उच्च सदन में भेजते हैं। अगला जो प्रश्न होगा, संघीय सदन के द्वितीय सदन सीनेट में अर्ध कैंटन, पहला पूर्ण कैंटन के द्वारा कितने सदस्य भेजे जाएंगे, और इस प्रश्न में अर्ध कैंटन द्वारा कितने सदस्य भेजे जाएंगे, तो इसके सदस्यों की संख्या एक, दोनों ऑप्शन एक ही दिया है लेकिन एक होगा, यह भी सही है। केवल एक सदस्य जो है भेजे जाएंगे अर्ध कैंटन के द्वारा।
स्विट्जरलैंड में प्रत्येक व्यक्ति को कितनी नागरिकता प्रदान की गई है? प्रत्येक व्यक्ति को कितनी नागरिकता प्रदान की गई है? एकल नागरिकता नहीं, दोहरी नागरिकता नहीं, तिहरी नागरिकता प्रदान की गई है। स्विट्जरलैंड, इसको ध्यान में रखिए कि स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसमें 3 प्रकार की नागरिकता, एक ही व्यक्ति को 3 तरह की नागरिकता मिली होती है। अमेरिका में नागरिकता 2 तरह की मिली होती है कि व्यक्ति को 2 नागरिकता मिली होती है, लेकिन भारत के संदर्भ में क्या है, नागरिकता एक व्यक्ति को संपूर्ण भारत के या किसी भी प्रांत का केवल एक नागरिकता प्राप्त मिला हुआ है। तिहरी नागरिकता का मतलब यह है वहां संघ के नागरिक होते हैं लोग, म्यूनिसिपलिटी नगर पालिका के सदस्य होते हैं और नागरिक होते हैं, और कैंटन, यही जो है क्रम भी है, संघ के नागरिक होंगे, म्यूनिसिपैलिटी के नागरिक होंगे और कैंटन के नागरिक होंगे। इस तरीके से 3 तरह की नागरिकता स्विट्जरलैंड में, एक ही व्यक्ति को 3 तरह की नागरिकता मिली होती है, ध्यान में रखना है। स्विट्जरलैंड में नागरिकता प्राप्ति का क्रम है जो हमें अभी पढ़े हैं कि स्विट्जरलैंड में 3 तरह की नागरिकता मिली होती है। किस क्रम में ये होती है? तो ये होती है, पहले संघ की नागरिकता होती है, म्यूनिसिपैलिटी की नागरिकता होती है, फिर जो है कैंटन की नागरिकता। इसी क्रम में जो है वहाँ की नागरिकता मिली हुई है एक व्यक्ति को। पहले वह संघ का नागरिक होता है, बाद में म्यूनिसिपैलिटी का नागरिक होता है, उसके बाद वह कैंटन की नागरिक होता है। 13वीं सदी में कितने कैंटनों ने मिलकर राज्यमंडल का तात्पर्य है संघ या फेडरेशन, ठीक है, फेडरेशन। कितने राज्यों को, जब ये स्विट्जरलैंड एक संघ बना तो कितने राज्यों ने मिलकर संघ बनाया? तो कुल 3 राज्यों ने मिलकर संघ बनाया। अमेरिका का जो संघ है जब बना तो शुरू में ही 13 राज्य मिलकर बने। यदि भारत के संविधान में देखा जाए, भारत को देखा जाए, तो भारत जिस समय आज़ाद हुआ उस समय आज़ादी के समय भारत में कुल कितने राज्य थे? तो कुल जो है राज्यों की संख्या उस समय 14 थी, ठीक है। 4 ग्रुप में बटा हुआ था, बाद में जो है अली कमीशन के द्वारा इसको ख़त्म कर दिया गया। अब तो 28 राज्य हैं, लेकिन शुरुआत में 14 ही राज्य थे। अमेरिका में शुरुआत में 13 राज्य थे और स्विट्जरलैंड में 3 राज्य थे। अगला जो प्रश्न है, संवैधानिक संशोधन के लिए लोक निर्णय में अर्ध कैंटन के कितने मत माने जाते हैं? तो अर्ध कैंटनों की जो मतों की संख्या है वह 1 मानी जाती है, ठीक है, 1 मानी जाती है। संवैधानिक संशोधन के समय में अर्ध कैंटन जो अपना मत देते हैं उनकी मतों की संख्या 1 मानी जाती है, और जो पूर्ण कैंटन होता है उसमें उसके मतों की संख्या 2 मानी जाती है। तो इसका आंसर होगा 1। स्विस संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघीय अधिकार क्षेत्र में आता है? हमें पता ये होना चाहिए कि जो भी देश संघीय शासन व्यवस्था होती है तो उसने अपने शासन की शक्तियों की कई सूचियों में बांटी होती है। जैसे भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में जो संविधान है और इस संविधान के द्वारा जो शक्तियां राज्य और केंद्र को दी गई है वो 3 सूचियों में बांटी गई है, संघ की सूची, समवर्ती सूची और राज्य की सूची। ठीक इसी तरीके की सूचियाँ यहाँ भी बनाई गई हैं। संघ की सूची है, समवर्ती सूची है और राज्यों की और कैंटनों की सूची है। तो यहाँ संघीय सूची के अधिकार क्षेत्र में कौन से संबंध आते हैं? तो सबसे पहले वैदेशिक संबंध इसी में आते हैं, डाक तार इसी में आते हैं और टेलीफोन इसी में आते हैं। इसका मतलब उपयुक्त सभी होगा, यही आंसर होगा। भारत में भी देखा जाए तो ये तीनों विषय जो है संघीय सूची के ही विषय है, संघीय सूची के विषय हैं। वैदेशिक संबंध जो विदेशों से संबंध रखने वाले, डाक और तार, टेलीफोन, ये तीनों जो है किससे संबंधित है? संघ सूची के विषयों से संबंधित है। अभी पहले हम लोग देखें कि संघ की सूची पूछा था, अब पूछा है कि समवर्ती अधिकार क्षेत्र में कौन आते हैं, समवर्ती विषय में कौन आते हैं? तो प्रेस का नियंत्रण इसमें भी आता है, बैंक व्यवसाय वो भी आता है, उद्योग पर नियंत्रण में भी आता है। इसका भी आंसर उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न,
स्विस संघ में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का कारण है। चूंकि इससे हमको पता है कि स्विट्जरलैंड एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, उसमें 23 कैंटन है, अर्ध और पूर्ण कैंटनों को मिला के। अब इसमें जो है केंद्रीकरण, संघ की सरकार के पास शक्तियां कैंटनों की तुलना में संघ की जो सरकार है उसके पास शक्तियां किस कारणों से चली जाती है? तो पहला कारण है कि संविधान द्वारा महत्वपूर्ण शक्तियां संघीय सरकार को सौंपना। संविधान में जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं वो सारी शक्तियां संघ को सौंप दी गई है, इसलिए केंद्रीकरण बढ़ जाता है। समवर्ती सूची के संबंध में अंतिम शक्ति केंद्रीय सरकार के पास ही है। मान लीजिए समवर्ती सूची एक ऐसा विषय है जिस पर कैंटन को भी कानून बनाने का अधिकार है और संघ को भी कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन यदि संघ भी बनाता है कैंटन भी बनाता है एक ही विषय पे, तो जो संघ का कानून होगा वही मान्य होगा और वही महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ जा रही है। केंद्र द्वारा कैंटनों को अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप की व्यवस्था है। केंद्र सरकार क्या करती है? कैंटनों के अधिकार क्षेत्र में भी हस्तक्षेप करती है। तो ये कहने का मतलब, केंद्रीकरण करने का मतलब ये है कि संघीय व्यवस्था होने के बावजूद भी स्विट्जरलैंड के संघ को शक्ति क्यों ज्यादा मिल गई है? तो इन्हीं सब कारणों से संघ की शक्ति ज्यादा मिली हुई है। महत्वपूर्ण शक्तियां संघ के पास है, समवर्ती सूची पर भी संघ को महत्वपूर्ण माना गया है, केंद्र द्वारा कैंटनों के अधिकार क्षेत्र में भी हस्तक्षेप किया जाता है। इन सब कारणों से क्या है? केंद्रीकरण की प्रवृत्तियां बढ़ गई हैं। स्विस संविधान संघ को कैंटनों की शिक्षक तथा निरीक्षक बना देता है। यह कथन किस विद्वान का है? स्विस संविधान संघ को कैंटनों का शिक्षक और निरीक्षक बना देता है। यह कथन किस विद्वान का है? यह विद्वान जो है डुप्रीज का है। ये प्रीज नहीं है, बल्कि इसका आंसर होगा डुप्रीज। इस विचारक ने कहा कि स्विस की संविधान संघ को किसको बनाता है? संघ को कैंटनों का शिक्षक और निरीक्षक बनाता है। संघ को कैंटनों का शिक्षक और निरीक्षक कहने का मतलब यह है कि स्विट्जरलैंड एक संघीय व्यवस्था होने के बावजूद भी जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है, संघ की शक्तियां ज्यादा होने के कारण ही इसे डुप्रीज ने कहा क्या बना देती है? निरीक्षक और शिक्षक बना देती है। किसका? कैंटनों का। अब 20 क्वेश्चन के साथ हमारा ये जो प्रश्न का आंसर है समाप्त हो रहा है। फिर अगले वीडियो में हम जो है 20 क्वेश्चन बनाकर आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।